अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जो इंटरनेशनल एक टेररिज्म इंडेक्स आया था, उसमें हमारा नंबर 2 था। उस वक्त हमने इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जाफर एक्सप्रेस वाज अ वेकअप कॉल, जिसके बाद हमने आज पहला इस साल का नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का आगाज किया है, कमेटी का। और ऑफ कोर्स हमने उसमें पार्लियामान के तमाम लोगों को मदऊ किया गया, लेकिन पीटीआई ने फिर से वही काम किया कि उन्होंने कहा कि उनकी शख्सियत से शायद बड़ा कोई मसला नहीं है, क्योंकि खान साहब सबसे बड़े लीडर हैं, उनको नहीं बुलाया गया, उनको पेरोल पर रिहा करके नहीं पार्लियामेंट लाया गया, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब शामिल हुए और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि अगर मुझसे मशवरा लेते तो मैं पीटीआई वालों को कहता कि इसमें जरूर शामिल हो। और एक और जो शिकायत उन्होंने की, उन्होंने कहा बुलडोज तो होना ही है, फैसले तो हो ही चुके हैं, हम बैठकर अपनी बात करेंगे भी, तो ये बात किसी भी तरह से कोई मायने नहीं रखेगी, तो उनके फैसले ऑलरेडी हो चुके हैं। और फैसला वाकई हो भी गया है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। ये जनरल आसिम मुनीर साहब के कमेंट्स हैं। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर बेगुनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अपने शोहदा के खून से भरते रहेंगे? पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यक ज़बान होकर, सियासी इख्तिलाफात को पीछे छोड़कर दहशतगर्दी के खिलाफ एक होकर आगे बढ़ना होगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कौमी सियासी अस्करी क़यादत का शिद्दत पसंदों और दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी हाथों से निमटने का फैसला कर लिया गया है। और अब बात हो रही है रूट आउट करने की। वो इंटेलिजेंस के जरिए होगा, कोई रद्दुल फसाद टाइप ऑपरेशन होगा, ये अब तक कोई डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये जाहिर है वेरी कमेटी की मीटिंग होना, एक इन कैमरा इजलास होना, ये मतलब बात को साबित भी करता है कि इसमें डिलिब्रेशन होनी चाहिए, अलग अलग ख्यालात को सुनना चाहिए, ना कि सिर्फ पहली ही डिसीजन को आई गेस कर दिया जाए और डिसीजन आपके सामने हो भी जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जाहिर है कोई मौका मुझाने नहीं देते पीटीआई को पूरा कहने का, तो आज उन्होंने फिर से वही रवायत कायम रखी। सुनिए क्या कह रहे हैं। दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की जरूरत पर जोर दिया। कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। कमेटी ने हिस्ब इख्तिलाफ के बाद अरकान की अदम शरकत पर इजहार अफसोस करते हुए अदा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। जी, और उसके अलावा भी मशर अजरकज़ई साहब ने, जो कि ज़ाहिर है यूनिफाइड अलायंस जो है अपोजिशन का, उसके सरबराह भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, उन्होंने मीटिंग में ना जाने का क्या रीज़न दी? बायकॉट का फैसला करने का रीज़न उन्होंने अब बयान कर दिया। और ज़ाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम जो अरकान हैं अपोजिशन के, उन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही कहा कि आप एक नेशनल लेवल की पर्सनैलिटी को, जो सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान की, उसको अगर आप नहीं बुलाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ आप कैसे लड़ सकते हैं? उनके इनपुट के बगैर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? अब ये सवाल सलमान अकरम राजा साहब कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता ये सब अगर मीटिंग हो ही गई थी, क्योंकि पहले उन्होंने शर्त ये रखी थी कि हमें इमरान खान से मिलाया जाए, फिर हम शिरकत करेंगे। इमरान खान साहब से मिला भी दिया गया, तो अच्छा यही होता कि इमरान खान साहब उनको अपना मौक़िफ़ देकर भेजते और पार्लियामेंट में और अपना मौक़िफ़ वो बयान करते, क्योंकि जाहिर है कि वो ज़्यादा वो बातें कर सकते हैं जो हुकूमत में बैठे हुए लोग नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है ये एक सिल्वर मौका था जहां पे एस्टैब्लिशमेंट और उनके दरमियान जो ग्लेशियर है वो भी मेल्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये जो है सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। इन एनी केस आई थिंक इट इज इन बैड स्टेट। एनीवेज, हम बात कर लेते हैं। शाहिद रिन साहब हमारे साथ मौजूद है, बलूचिस्तान के तर्जुमान भी हैं, और हमारे साथ मौजूद है मंदुखेल साहब, कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बिलावल भुट्टो साहब पे भी हम बात करते हैं। शाहिद रिन साहब ने फ्लाइट पे जाना है, इसलिए मंदुखेल साहब मैं जल्दी से सवाल उनसे कर लूँ। रिन साहब, ये जो बात हो रही है कि अब ये मुसल्लह अफवाज जो है ये अब ये आहनी हाथों से निपटेंगे, और ये बात भी हो रही है कि रूट आउट करेंगे टेररिस्ट को। अब ये बात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तो चले समझ आता है कि कौन कौन से एरियाज हैं,
बलूचिस्तान में BLA है, उसके पीछे रॉ भी है, फिर अफगानिस्तान में उनके ठिकाने भी हैं। आपको लग रहा है कि हम हालत जंग में हैं और अब और कोई चारा नहीं है? क्योंकि ना आज मेंगल साहब तशरीफ रखते थे और हम पहले भी देख चुके हैं कि हमने जब आनी हाथों से निपटा है तो हमें कोई ज्यादा मफाद या ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। सना, आहनी हाथों से कब हमने निपटा है बलूचिस्तान के, अगर स्पेसिफिक होकर मैं आपसे बात करूं, देखें इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, उस सूरत हाल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जरूर कोई छोटी मोटे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, अदरवाइज क्या जिस तरीके के ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा में हुए, क्या इस तरीके के ऑपरेशंस आपने बलूचिस्तान में देखें प्रॉब्लम यह है कि बलूचिस्तान में हर दूसरे दिन एक बड़ा वाकया पेश आ रहा है और उस वाकये के जो रूट कॉजेज हैं, जब हम उसका फुटप्रिंट उठाते हैं तो फिर हमें अफगानिस्तान और दीगर पड़ोसी मुल्कों में जो बैठी हुई उनकी क़यादत है, सारी चीजें वहां तक लिंक होती हुई नजर आती हैं। हर दूसरे दिन एक बड़ा वाकया। तो उसके बाद व्हाट आर द ऑप्शन? देखें, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी फ्लोर ऑफ द हाउस बड़े क्लियर अंदाज में ये कह चुके हैं कि अगर मुल्क की कौमी क़यादत कहती है कि डायलॉग करना है तो फिर क्लैरिटी दें कि डायलॉग किसके साथ करना है, लेकिन अगर डिटरेंस करनी है तो फिर उस पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। और जाफर एक्सप्रेस का वाकया जो है, जिस अंदाज में इब्तदाई तौर पे जो इत्तलात हमारे पास आई थी या जो इब्तदाई 24 घंटे थे, उसमें जो खदशात थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान आर्मी ने, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने, CTD, लेवीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जिस तरीके से काम किया तो वो एटलीस्ट नुकसान नहीं हुआ जिसके खदशात हमारे सामने मौजूद थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बार बार बात होती है कि अकबर बुगटी साहब के बाद जो जाहिर है कि एक सिचुएशन बनी वो मुसलसल बिगड़ती चली जा रही है, और वो एक डेमोक्रेटिक थे, डेमोक्रेसी में बिलीव भी करते थे, लेकिन फिर उनको कत्ल कर दिया गया या मार दिया गया। लेकिन इन एनी केस उसके बाद हमने देखा कि मालिक बलोच साहब ने बहुत एक अहम किरदार अदा किया जब वो CM थे 2013 में, क्योंकि उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे उन्होंने तमाम स्विट्जरलैंड और लंदन में बैठे हुए सरदारान से भी मुलाकातें की, कुछ पेशरफ्त भी हुई। तो डायलॉग इन एनी केस हेल्प ही करता है। क्या डायलॉग को बिल्कुल ही टेबल से हटा दिया जाए? सना, बिल्कुल डायलॉग ही हर चीज का एक बेहतर हल हो सकता है, और ये बात चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी गुज़िश्ता 1 साल से असेंबली के फ्लोर पे अपने कई पॉलिसी स्टेटमेंट्स में दे चुके हैं। दूसरे जो 2 चीजें आपने मेंशन की, एक नवाब अकबर खान भुट्टी का वाकया और दूसरा डॉक्टर मालिक के नेगोशिएशंस। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि नवाब अकबर खान भुट्टी जरूर बलूचिस्तान की एक बड़ी शख्सियत थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या नवाब अकबर खान भुट्टी के वाकये के बाद ये सारी सूरत हाल बलूचिस्तान में इमर्ज हुई, या 2000 से ये सूरत हाल इमर्ज हो चुकी थी? नवाब अकबर खान भुट्टी का वाकया तो 2006 में पेश आया। पहला जो फरारी कैंप था जो डेरा बुगटी या कोलू की हुदूद में कायम हुआ, वो तो सन 2000 में कायम हुआ पेशीनी के मकाम पर। इस बात को चीफ मिनिस्टर वाज़े तौर पे कई मरतबा कर चुके हैं। उसके अलावा डॉक्टर मालिक साहब के जिन नेगोशिएशन का आप जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल डॉक्टर, आपने कहा शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के हुक्म पर डॉक्टर मालिक साहब रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इन मुज़ाकरात के लिए उन्होंने वॉलंटियर किया था, उन्होंने एतमाद में लिया था शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को। लेकिन उसी काबीना में उस वक्त सरफराज भुट्टी वजीर दाखिला थे, और वो असेंबली के फ्लोर पे ये बता चुके हैं कि डॉक्टर मालिक साहब जो कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडर है, उनका बहुत एहतराम है, लेकिन इन मुज़ाकरात के लिए उन्होंने ना तो बलूचिस्तान की सूबाई काबीना को एतमाद में लिया, ना बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली को एतमाद में लिया। और जिन शख्सियात से डॉक्टर मालिक मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, जिन 2 या 3 शख्सियात से उनके राब्ते थे, क्या आज की मिलिटेंसी में वो रेलेवेंट हैं? ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। आप इसी का जवाब अगर दे सके, क्योंकि हेरबियार मरी के हवाले से हम सुनते थे, फिर BLA के हवाले से सुनते थे, रेबल ग्रुप है। अब तो ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। उनके पास सबसे नया और सबसे जो जदीद असलहा है उनके पास मौजूद है, सैटेलाइट फोन उनके पास मौजूद है, हैंडलर्स से वो बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेन हाईजैकिंग के मामलात वो कैरी आउट कर लेते हैं, इतनी मेटिकुलस प्लानिंग कर लेते हैं। पहले तो चले हम बस से उतार के हम देखते थे, कभी शाहराहों पे मार देते थे, लेकिन अब तो ये प्रॉपर एक सोचा समझा एक प्लान था जिसको मेटिकुलसली प्लान किया गया, और उसके बाद टनल से प्लेटफॉर्म को उड़ा देना, तमाम तो चीजें ये आपको नहीं बताती कि एक कुछ उनमें भी फर्क आया है। दे हैव ग्रोन इन नंबर्स आल्सो एंड इन डिफेंस टेक्नोलॉजी आल्सो। देखें, सॉरी, इस बात को माइंड ना कीजिएगा, हम हमेशा जब ये बात करते हैं या बलूचिस्तान की सिचुएशन की बात करते हैं
तो उसमें एक अवेयरनेस और अनअवेयरनेस का भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने मेंशन किया हेरबेयर मरी को, देखें इस वक्त जो मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव है वो हेरबेयर मरी के कमांड में नहीं है, वो किसी और के कमांड में है। वो हेरबेयर मरी से उनका ग्रुप अलग हुए हुए भी सालों हो चुके हैं। देखिए यही वो चीज है जो मैं तो बात कर रही थी सर उस 2013 दूसरा वो बिल्कुल आपका पॉइंट अवेयरनेस मुझे पता है, करेक्शन मैं सिर्फ आपको एक करेक्शन कर रहा था। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि उनके पास नहीं सर, वो काकड़ साहब पहले ही कह चुके हैं कि हम तो एफए और बीए पास लोग हैं, हमें क्या पता है बलोचिस्तान के इश्यूज के बारे में। जी आप बताइए सर। जी मैंने ऐसा कोई रिमार्क पास नहीं किया जिसपे आप ऑफेंड फील कर रही हैं। मैंने सिर्फ नहीं सर, मैं तो वैसे ही आपको नहीं सर जी सर प्लीज कैरी ऑन। दूसरा आपने जिस वेपनरी की बात की, देखें अफगानिस्तान से जो यूएस विड्रॉल हुआ, यूएस विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में जो भी हथियार अमेरिकन फोर्सेस छोड़कर गई वो ओपन मार्केट में अवेलेबल है, और इस बात को तो हम नहीं कर रहे, इस बात को तो अमेरिकन इंतजामिया खुद एडमिट कर रही है। और जो दहशतगर्दी के वाकयात यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में हो, क्या वो वेपनरी आपको यहाँ यूज होती हुई नजर नहीं आई? तो सर ये बता दीजिएगा कि क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वो अफगानिस्तान से एंटर होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है और उनके जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो बलूचिस्तान से फर्क है, या आप समझते हैं कि एक ही तरह से ये अटैक्स जारी हैं और क्या एक ही कंपस पे इनको हम गेज कर सकते हैं? देखिए दहशतगर्दी के वाकयात चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हों फितना अल खवारिज की सूरत में या यहाँ पर हो रहे हों बीएलए की सूरत में, उनमें कोई ऐसा फर्क नहीं है। उनकी हैंडलिंग उसी तरीके से अफगानिस्तान से हो रही है, उनको अमेरिकन वेपन्स दस्तयाब हैं, ये सारी चीजें बहुत क्लियर हैं सना। ठीक है, और आखिर में सर ये बता दीजिएगा रेन साहब कि अब क्या मामलात होंगे, अब या क्या बलूचिस्तान असेंबली में बैठेंगे, क्योंकि अचकजई साहब नहीं थे और मेंगल साहब ने शिरकत नहीं की, तो ये लोग जाहिर है स्टेक होल्डर्स तो हैं, क्या इनको एक टेबल पर लाया जाएगा, कोशिश की जाएगी? जी देखें, ये कोशिश पहले भी की गई, ये कोशिश अब भी की गई, और अगर आइंदा भी जरूरत हुई तो की जाएगी। लेकिन अगर कोई नहीं आना चाहता, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उन्हें मदऊ किया गया था। इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब जब क्वेटा के दौरे पे आए थे, उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल को इनवाइट किया था। आज के सेशन के लिए भी सरदार अख्तर मेंगल को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मदऊ किया गया था, लेकिन वो आना नहीं चाहते और उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? और बाकी दूसरी बात आपने जो बात की कि स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कितनी सीटों के हैं, ये भी सबसे पहला सवाल है। ठीक है, लेकिन अब आखिर में ये बता दीजिएगा कि लोग समझते हैं कि ये मिसिंग पर्संस वाला जो मामला है, ये जो 6 लाख से जायद का अब तक फैसला नहीं हो पा रहा, ना हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये कदीर, मामा बलोच यही थे जो प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल करते थे, अब ये बड़े बड़े नाम बन गए हैं बीएलए में, और इनकी तो बड़ी भरपूर इनमें सलाहियत भी पैदा हो गई है। तो क्या ये हो सकता है कि मिसिंग पर्संस के केस को एड्रेस किए बगैर हम आगे बढ़ सके? सना, आपने जो फिगर कोट किया वो जरा मुझे सुनने में गलती हुई, अगर दोबारा कोट कर दें वो फिगर। 6 लाख सर, 6 लाख मिसिंग पर्सन अभी तक किसी भी फोरम पर हमने नहीं सुने कि 6 लाख अफराद बलूचिस्तान से मिसिंग है। सरदार अख्तर मेंगल कौमी असेंबली के फ्लोर पे जो लिस्ट देने का दावा करते हैं तो वो भी 5000 समथिंग का बताते हैं। इसके अलावा बलोच वाइस फॉर मिसिंग पर्सन, उन्होंने भी हमेशा जो दावा किया वो लगभग सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कागजात जमा कराए वो भी इतने ही लोगों के थे, लेकिन उनकी जब वेरिफिकेशन की गई तो उस वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद वो मुश्किल से 1000-2000 के करीब आके बचे जिनके मुकम्मल कवायद मौजूद थे। मिसिंग पर्सन का जो इशू है उसे, लेकिन ये जो जहन्नुम वासिल हो जाते हैं, ये जो जहन्नुम वासिल किए जाते हैं सर, 33 हो गए यहाँ, 35 हो गए वहां, 22 हो गए वहां, तो ये भी तो किसी ना किसी खाते में आते होंगे ना, नंबर फिगर। आई डोंट नो, यू वांट टू से कि वो मिसिंग पर्सन है, मैं आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूँ इस पर। एक तो वो एयरपोर्ट, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सर कि अगर वो ब्लैक और व्हाइट और ग्रे का एक मवाजना किया जाए, तो अगर वो ब्लैक हैं तो वो फिर जाहिर है उनकी शनाख्त भी होगी ना, जो 33 अभी जहन्नुम वासिल किए गए हैं उनकी क्या शनाख्त है? सना, अभी जो 33 दहशतगर्द मारे गए हैं वो एक स्ट्राइक में मारे गए हैं, और बाकी वो जो ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे का आप जिक्र कर रही हैं और येलो, रेड, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मंदोखेल साहब, आपको लग रहा है कि आनी हाथों से निपटने के लिए हम तैयार हैं और पीटीआई ने फिर
एक बार एक शख्सियत को आगे रखा। आपने शाहिद रिंद साहब की भी बात भी सुनी, तो मेरा तो ख्याल है कि फैसले तो हो चुके हैं कि अब रुकना नहीं है, अब इस हालत जंग को लड़ना भी है और इसमें जीतना भी है। सना, मुझे बड़े तामुल से बर्दाश्त किए मैंने आप दोनों की गुफ्तगू, और मुझे उसमें कोई काम का सवाल और काम का जवाब मुझे नहीं मिला। आपने सिर्फ शाहिद रिंद साहब के साथ डेटा शेयर किया है। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि हर दूसरे दिन 3 दिन के लिए मेन शारा कराची कोयटा का बंद होता है, क्या वजह है, क्या हिकमत अमली है। आप ये बताएं कि आपने जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उस पर कितने आपने नाकाम बनाए। आप ये बता दें कि आए दिन ये लोग धमाके करते और खुलेआम घूमते, इसके लिए क्या हिकमत अमली है। मुझे तो ऐसा कोई सवाल ना कोई जवाब नजर नहीं है, सिवाय वो। सर आई एम सो सॉरी, आप बीच में बोल देते सर, मेरे से गलती होगी तो आप बोल देते। मैं तो सुन सकता है कि आपके प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी मेहनत की है, 3-4 दिन की मेहनत के बाद शायद रिंद साहब को लाइन पे लिया है। तो मैं तो चाह रहा था कि वो लाइमल बताएंगे, वो थोड़ा रिजल्ट बताएंगे, वो ये बताएंगे कि आप बलूचिस्तान का एक जो मेन रोड है वो आप नहीं संभाल सकते हैं, बाकी बलूचिस्तान का क्या हाल होगा जो आए दिन बंद हो जाता है। आप मिसिंग पर्सन का 10,000 का फिगर तो खुद उन्होंने दिया है, वो कह रहे 10,000 में से बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा 8,000 आपने सॉल्व कर लिए है। तो अभी आपने 6 लाख बताया, तो 6 लाख को उन्होंने घुमा करा के आपको 5-6 हजार पे लाया, मगर 5-6 हजार के बाद क्या हुआ, तो ये सारा। दूसरे सवाल ये मिसिंग पर्सन होते क्यों है। एक शख्स अगर जुर्म में मुलव्वस है तो आप कटहरे में खड़ी कर दे, आप उसको जुर्म साबित होने पे आप अदालतों के सामने कर दे, आप बताए दुनिया को टीवी पे कि भाई इस शख्स ने ये जुर्म किए। आप जब एक शख्स को मिसिंग करेंगे तो वो मिसिंग के बाद तो उसकी लवाकिन तो चीख उठेंगे, वो तो कहते हैं हमारे बच्चे से ज्यादा फरिश्ता बंदा ही कोई नहीं है। तो आप पहले मीडिया को आप बताएं पूरे पाकिस्तान को कि ये शख्स जो पकड़ा गया ये जुर्म किया है, ये सबूत के साथ, ताकि लोगों के सामने भी इनके चेहरे नजर आ जाए। तो बहरहाल क्या कह सकता हूँ, आपका सवाल और उनका जवाब। अच्छा चले सर, मुझे बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अपना जो आपका मौकफ है वो आपको लगता है, उन्होंने जाहिर है इन कैमरा सेशन था, आपको भी इतना नहीं मालूम होगा, लेकिन ये आपको लगता है कि बस सिर्फ एक ऑपरेशन से मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि हमने बड़े ग्लोरीफाइड ऑपरेशंस किए हैं, रादुल फसाद किया, अजब किया, उससे पहले आपके दौर में आपने देखा किस तरह कुर्बानियां सलमान तासीर ने दी। फिर ये भी बात होती है कि उलमा अपना किरदार अदा करें। 5 दिन में 4 या 4 दिन में 5 उलमा को शहीद कर दिया गया है, जो इस तरह की बातें करते हैं, जो बताते हैं कि इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये खुद को हमला आवर गलत कर रहे हैं। तो हम उलमा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाते। और अभी भी ये जो एक पेज पर बात हो रही है, इसमें पीटीआई तो इस पेज पर है ही नहीं, जो केपी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। सना, अभी तो मैं मेंबर नहीं हूँ असेंबली का, मगर पिछले असेंबली में या पिछला जो सेशन हुआ था, ज्वाइंट सेशन जो इन कैमरा था, उसमें मुझे मौका मिला और ये सारे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। और उस वक्त आर्मी चीफ वो ये फरमा रहे थे कि बलूचिस्तान जो कुर्बानी दे रहे हैं सिंध को महफूज बनाने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा जो कुर्बानी दे रहे हैं पंजाब को महफूज बनाने, क्योंकि बेटर फील्ड है ये दुबे है। और उन्होंने जो वीडियो के जरिए और अपने स्पीच में और अपने दलाइल से जो दहशतगर्दी का सारा एक जायचा बताया है, तो यकीनन हर मेंबर इस बात पर मुत्तफिक था कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त ऑपरेशन होना चाहिए। ये तो मैंने पिछले जो सेशन था उसमें सारा मंजर मैंने देखा। लेकिन सवाल ये कि अगर ऐसी मौके पे भी हम देखते हैं कि चलो ठीक है, मोहसन आपका जो वजीर दाखिला साहब है वो पाकिस्तान से बाहर है, जो मीडिया बता रहे कि आज शाम को पहुंच रहे, चलो उनकी शमूलियत तो कह सकता है कि वो मुल्क से बाहर था। जो जिस हुक्मरान पार्टी का सरबरा नवाज शरीफ साहब जो खुद रुकन कौमी असेंबली भी है, वो जो असेंबली के सेशन में और उस अहम सेशन में वो मौजूद नहीं है, तो आप किस तरह से आप पीटीआई के ऊपर इल्जाम दे सकती है कि वो शामिल नहीं थे। लेकिन यकीनन मैं भी कहूंगा पीटीआई को शामिल होना चाहिए, पीटीआई को इस मौके पे, लेकिन कम से कम मुस्लिम लीग नून को तो जेब नहीं देगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब अभी तक नाराज है कि मुझे क्यों बुलाया गया। और वो इस अहम मीटिंग में जो उसकी अपनी हुकूमत है, अपनी बेटी का, अपनी भाई का हुकूमत है, और उसके अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और उसमें वो शामिल नहीं है,
ये सवालिया निशान तो बाहर रहेगा। बाकी जो पीटीआई के हवाले से, मुझे तो पहले से पता था कि पीटीआई एंड टाइम पे ड्रामा करेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये जब मीटिंग होगी और उसमें वहां दलाइल और वीडियो ऑडियो के जरिए सारे सबूत पेश करेंगे, जब सबूत पेश करेंगे तो सलामती कमेटी को या जॉइंट सेशन को उनके पास कोई चारा नहीं होगा कि वो ये एक जबान हो के ये बात कर ले कि हमने दहशतगर्दों के सामने एक मुकब बन के और उसके मुंह पे मारना है। तो इस वजह से उन्होंने पहले 14 लोगों का लिस्ट दिए, किससे पूछ के दिए, फिर उसके बाद रात गए तक सियासी कमेटी का फैसला है कि भाई अमीर खान से मिला दो। वो भाई आप तो रोज खान से मिल रहे हो। चलो मैं कहता हूँ यहाँ भी हुकूमत ने थोड़ी गलती कर ली है। वो 55 सीटर जो बस है उसको असम्बली के सामने खड़े करते हैं कि चलो भाई जिसने आना है आज वो खान के पास ले चलते हैं और वापस तुमने असम्बली आना है, तो कम से कम इनकी ये बाना भी खत्म हो जाता। मगर ये बाना भी उन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खत्म कर दी है। गौहर खान साहब ने ये कहा कि भाई खान के शमूलियत के बगैर खान को पेरोल पे रिहा करते और इस सेशन में शमूलियत करते। अरे बाबा, जब खान वजीर आजम था इस कमेटी में, सलामती कमेटी में, उसने अपनी हाजिरी नहीं दी है क्योंकि वो अपोजिशन से नफरत करते थे, उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते थे। तो ऐसे सूरत हाल में तो ये बिल्कुल एक तरफ से गौर जो एक वाजे हो गए या कहते हैं कि सियासी तौर पे नंगे हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें, लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूं, पीटीआई के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसको पेरोल पे रिहा करना चाहिए ताकि मीटिंग हो। बाबा, पेरोल कानून ये है कि जब किसी का माँ या बाप मर जाता है तो उसकी जनाजे या उसका आखिरी दीदार के लिए किसी कैदी को रिहा कर जाता है 2-4 घंटे के लिए। यहाँ तो एक सियासी मीटिंग हो रही है, एक सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है। या अगर खान जेल में सजा याफ्ता है तो उनके लोग तो मौजूद है, तो ये बाना उनका खत्म हो जाता। दूसरी बात ये कि इनके लोग ये कहते हैं मुख्तलिफ लेवल पे की हुकूमत थी तो वहां पे अमन था। बिल्कुल कोई शक नहीं है, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो कोई टीटीपी के हमले नहीं हो रहे थे, कोई बेलिए के हमले नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब आप किसी डाकू को बैंक का मैनेजर बनाएंगे तो बैंक पे डाका कोड डालेगा। जब आप अपने पूरे सूबे को हुकूमती मशीनरी दहशतगर्दों के हवाले करेंगे, जो आज भी गंडापुर बता दे रहे हैं, में बता दे रहे, आज भी इनके ठेकेदार बता दे रहे टीटीपी को, तो अमन तो फिर कायम हो। फिर उसी दिनों में आपने जनरल फेस के साथ मिलके कोई 3,500 बता रहे, कोई 40-50 हजार, 3,500 तो जेल से रिहा कर दिए, 40-50 हजार लोगों को आपने फिर वापस एंट्री दी है पाकिस्तान में। तो वो तो नाराज होंगे, बेले वाले तो नाराज होंगे कि आपकी हुकूमत जो खत्म की गई है आइन की आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत अदम एतमाद की तहरीक मरतबा कामयाब हो। यही तहरीक आया था बीबी शहीद के खिलाफ नाकाम हो, यही तहरीक आया था शौकत आजीज साहब के खिलाफ नाकाम हो। यही तहरीक के जरिए 2 बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें खत्म हो चुकी है। और जब एक तहरीक उसी कानून के तहत अगर इमरान खान साहब के खिलाफ वो तहरीक कामयाब हो जाती है, जो कि मैं भी उस पार्लियामेंट का हिस्सा था, हमने गिन के सारे, हमारे पास 275 लोग मौजूद थे, जिसको एक हमने स्पीकर बना दिए, 274 मौजूद है, जबकि हमें दरकार थे सिर्फ 272। ये जो इल्जाम लगा रहे फलान लोटा वोटा, उन लोटों में जो इनके उन्हें तो एक वोट भी नहीं डाला। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजों को आज मैं कहता हूँ पीटीआई आवाम के सामने, पीटीआई ने बीएलए के साथ हमदर्दी, आज पीटीआई ने टीटीपी के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उनको उसी तरह जैसा माजी में अपनी हुकूमत में उनकी वकालत करते थे, उनके सफीर बने हुए थे, तो मैं समझ रहा हूँ आवाम के सामने ये अभी ओपन हो गए, अब उनके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज बिलावल साहब ने की वो सिफारतकारी के हवाले से भी की कि उस फ्रंट को हम कैसे डील करें, इस पर आपसे बात करना जरूरी है। लेकिन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है मंदुखेल साहब, अब ज्वाइन किया कमरुल इस्लाम साहब ने नून लीग से। आपका बहुत शुक्रिया कमरुल इस्लाम साहब। मैं पहले मंदुखेल साहब आपसे जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले पूछना था वो यही कि हमने ये कहा है कि हम जाएंगे दहशतगर्दों के घर पे जाकर, ये उनके घर ले जाएंगे ये जंग। तो ये जो उनके घर ले जाने वाले जो मामलात हैं, खारजे उमूर वाले मामलात भी हैं, इसमें हमें क्या करने की जरूरत है, इस पर आज बिलावल साहब ने भी कॉमेंट किया। जी, मेरे ख्याल में उसका यही है कि जो आपने जो अफगानिस्तान में वहां पे आपने उस कैंप को जो ना आपने तबाह कर दिया है, कल बशम यादों को आपने, तो मेरे ख्याल में अमेरिका अगर पूरी दुनिया में जहां उनके मुफादात होते हैं वो काम करते हैं और हम जो है ना वो खामोश बैठे, बॉर्डर पास है,
दहशतगर्दों की पनाहगाह होते हैं और हम खामोश बैठे रहते हैं, पड़ोसी है। तो ऐसे पड़ोसी को लिहाज बिल्कुल इसके साथ नहीं करना चाहिए जो हमें तबाह करने में, हमारी जो को तबाह करने में, उनको भारत में मदद हो। तो मैं कहता हूँ घर के अंदर घुस के उसको। ठीक है, पर आ जाते हैं, क्योंकि एक तो मंदो खेल साहब की ये थी कि पीटीआई ताना देने वाले ये बताएं नवाज शरीफ क्यों नहीं तशरीफ लाए। एक तो इसका जवाब अगर दे दें, और अगर इस बात का जवाब दे दें कि दहशतगर्दी की जंग में बहुत बड़े ऑपरेशन, लेकिन हमारे जो मेन टारगेट स्ट्राइक से अटैक अचीव हुए हैं, चाहे वो बैतुल्लाह महसूद हो, दीगर हो, हकीमुल्लाह महसूद हो, ये इन तमाम तर लोगों को हमने जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट इंटेलिजेंस के साथ डिस्कवर करके उनको उनके घर में मारा है। बट इस तरह के ऑपरेशंस से ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ड्रोन स्ट्राइक्स होते हैं। तो क्या हम देख रहे हैं इस तरह की कोई जॉइंट इंटेलिजेंस आगे? देखें, ये जो अगर ऐसी बात जो हुई है कि जी हम उनके ठिकानों तक जाएंगे, तो उसमें कहीं स्पेसिफिकली ये तो नहीं कहा गया कि ड्रोन से नहीं जाएंगे या बाय फुट जाएंगे या कमांडोज जाएंगे। जाहिर है उसके लिए जो भी सूटेबल स्ट्रेटजी अडॉप्ट होनी चाहिए और वही होगी, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे जो भी हो। और वो भी जो जिसकी आपने बात की कि जो फॉरेन जो है हमारी पॉलिसी के प्रिंसिपल्स या रिक्वायरमेंट्स, उसके डोमेन के अंदर ही होंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात तो नहीं करने जा रहा कि वो किसी मुल्क की जो दाखिली मामलात हैं उसमें करे। हाँ, अपने हवाले से, यानी जिस तरह अभी बंदो खेल साहब ने कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये एक रिजॉल्व का इजहार किया गया है कि हम उसके लिए एवरी पॉसिबल जो होगा स्टेप वो उठाएंगे। तो इसमें टेक्नोलॉजी को सर, अफगानिस्तान के सफीर, हम अफगानिस्तान के सफीर को तो बुला के हमने कुछ उनको कहा है? वो तो बारहा कहा गया है अफगानिस्तान को, मीडिया में रिपोर्ट हुआ, उनको जो बुला के कहा जाए तब भी। और जो वैसे भी जो चैनल हैं, जो हमारे बैकडोर चैनल्स इवन जो अफगानिस्तान के साथ, तो बहुत सी चीजें चलती रही हैं, तो वो उनको बार बार इन चीजों पे कहा गया है जो कि ऑफ रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी। तो उसके बाद ये भी एक इजहार किया गया है, कोई ये तो नहीं कि कोई हमने करना है, तो ये एक इजहार किया गया और ये उस बेसिकली उस इंटेंट का और उस रिजॉल्व का बेसिकली ये एक तासुर देता है कि पाकिस्तान सीरियस है। जो हमारा नेशनल एक्शन प्रोग्राम है उस पर अमल के जो कि बैनर पे था पिछले काफी अरसे से, बिलखुसूस पीटीआई की हुकूमत के दौरान। सर 48 घंटे 23 डिस्ट्रिक्ट 57 अटैक्स 16 शहीद, ये फिगर चल रहे हैं अभी मैं बता रही हूँ। तो ये आप खुद सोचिए कि ये तो मामला बिल्कुल ही हाथ से निकल गए हैं। और अगेन जिनको रीसेटल किया इन अफगानिस्तान, अगर बानी पीटीआई ने सो टू स्पीक, तो उनके पीछे भी बाजवा साहब थे, फैज अमीद साहब थे। पॉलिसी कब किसी सियासतदान ने अकेले बनाई है, ऐसी वजह तो नहीं समझ आती। दूसरी बात ये कि सर नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी पे आपने कुछ कहा नहीं? जी, नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी का भी आपने पूछा, तो ये जो मियां नवाज शरीफ साहब विजा विज PMLN और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये एक स्पेसिफिक बनता है पैराडाइम कह लें, सिचुएशन कह लें कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम लीडर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके फादर भी उनके भाई भी हैं। तो ये इसमें एक इंतजामी भी नुक्ता आ जाता है कि अगर जहाँ पे मियां साहब मौजूद हों तो फिर वहाँ पे फिर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस शायद रिडंडेंट हो जाता है या डाइल्यूट हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब उनकी पॉलिसीज, उस पार्टी की पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है इन फॉर्म ऑफ PMLN इन पार्लियामेंट, इन कैबिनेट एंड इन गवर्नमेंट, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे फिजिकली होना और ना होना ये कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए उनका ना होना ज्यादा जो है वो बेहतर होता है। मंदो खेल साहब, तसल्ली बख्श जवाब मिल गया आपको? जी बिल्कुल मिल गया, तसल्ली बख्श जवाब मिल गया। मुझे ये नहीं बताया कि साहब अभी तक नाराज है कि मुझे क्यों बुलाया।
आपके भाई की हुकूमत है, आपकी बेटी की हुकूमत है, आपकी पठान पार्टी है और आप मैंने हैं, आप उस लिस्ट में शामिल नहीं हो, उस मीटिंग में शामिल नहीं हो, तो पीटीआई को तो फिर दोष ना दो ना। पीटीआई तो एज ए पार्टी शामिल नहीं हुई, हालांकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट है इन फॉर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर केपी, वो तो उसमें शरीक। यक ज़बान होकर और एक होकर हमें दहशतगर्दों के खिलाफ ये अपना जो बैटल है इसको लड़ना है, और ये बैटल ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान में इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे एंड वी विल सी यू टुमारो।